ऑल राइट, सो दिस इज अक्टूबर नवंबर 2025 2-3 का एक क्वेश्चन है, बच्चों को तंग कर रहा है। देखते हैं भाई क्या मसला है इसके साथ। असेस व्हाई इज इट इजियर फॉर अ गवर्नमेंट सच एज दैट ऑफ साउथ कोरिया टू रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम रादर देन रीडिस्ट्रीब्यूट वेल्थ। ओए, क्या सवाल आ गया, बहुत ऊपर का सवाल है भाई, ये तो डेंजरस सवाल है। अच्छा सवाल है बहुत। अक्टूबर नवंबर 2023 वो कहते हैं कि इजियर क्यों है इनकम रीडिस्ट्रीब्यूट करना रादर देन वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करना। वो ये तो बड़ा खतरनाक है। हाँ जी, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। इनकम रीडिस्ट्रीब्यूट करना, स्ट्रक्चर क्या है क्वेश्चन का, व्हाट आर द टू साइड्स। वो तो आते हैं, मैं भी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, मैं उसकी नहीं बात कर रहा, पॉइंट्स की। आई थिंक जो मेरी अकल कह रही है, मैंने इसकी मार्क्स स्कीम नहीं देखी हुई। गुड क्वेश्चन यार, अच्छा क्वेश्चन लेके आए कि इनकम क्या हो गया, इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करना, क्योंकि दो साइड्स बनानी है ना, आसान है। इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करना आसान नहीं है, क्योंकि कह रहे हैं ना, इट इज इजियर फॉर अ गवर्नमेंट, एंड रिमेंबर गवर्नमेंट, इट्स ऑल गवर्नमेंट एक्शन। तो गवर्नमेंट के लिए मेरी अकल ये कह रही है, क्या ख्याल है, यही है ना, गवर्नमेंट के लिए इनकम रीडिस्ट्रीब्यूट करना आसान है, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूट करना आसान नहीं। गवर्नमेंट के लिए वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट करना आसान है, गवर्नमेंट के लिए वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट करना आसान नहीं है। And then we give a conclusion. And before that, we explain what is the difference between income and wealth. Do we remember? Income और wealth का इसका पार्ट ए क्या है? यस, लेकिन हमें तो प्रॉपर डेफिनेशन देनी पड़ेगी, हमने लिखी थी, लेकिन हर बंदा उस तरह याद नहीं करता, क्योंकि ये चैप्टर को इतनी लिफ्ट ही नहीं कराई जाती। ठीक है, और देखा ना, उसने पूरे का पूरा एक सवाल दे दिया। ऊपर क्या है, रूट इंजन में भी स्टेबलाइज इनकम, डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम, ये तो बहुत आसान है। ये ये भी आसान ही है। स्टेबलाइज इनकम मींस, वो किधर है आज, वो नहीं आया। इसमें वो आएगा, व्हाट यू कॉल इट, कौन सा वो पूछ रहा था मेरे से। हाँ, बफर स्टॉक्स, बफर स्टॉक्स आएगा और ये सामने। अच्छा जी, चलिए ये तो करते हैं, दोनों मुश्किल सवाल है भाई। नीचे क्या है, डिमांड साइड सप्लाई साइड, थ्री कॉजेज, ये आसान है। डेफिसिट करंट अकाउंट तो और अभी डिस्कस करते हैं, फिर करते हैं ना यार इसको। तो प्रोड्यूसर्स भी तो बफर स्टॉक रख सकते हैं ना, स्टोर नहीं कर सकते प्रोड्यूसर। बफर स्टॉक वो टर्म हम उसके लिए यूज करते हैं गवर्नमेंट के लिए, लेकिन स्टॉक्स गोली मारे उसको, ये करते हैं। हाँ जी, यही होनी चाहिए स्ट्रक्चर। चलें इसी स्ट्रक्चर पे काम करते हैं। सबसे पहले जल्दी से बता दें, इनकम इज अ, कौन सा कॉन्सेप्ट, एक वर्ड था, वो वर्ड हिट करना है, वो वर्ड हिट करना है। लो फ्लो कॉन्सेप्ट। भाइयों और बहनों, ये मेट्रिक है, ये ओ लेवल नहीं है एज फार एज डेफिनेशंस आर कंसर्न। इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, रिटर्न्स टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, लेकिन उससे बनता कुछ नहीं है, 3-2 लेके करना क्या है। बहुत अच्छी कर जैसे हम इतनी फिल्में ना, कैलकुलेशनें ना करें, कोई जो क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन करें, इतनी आप सही से मार रही हैं, छोड़े उसको। नहीं 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 नहीं, ये ऐसी कोई पेपर है, अक्टूबर नवंबर 2025। अच्छा जी, रिटर्न्स टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। वेल्थ क्या होता है, वेल्थ क्या है, एक्यूमुलेटेड income in the form of assets such as shares, such as gold, such as real estate, फलाना फलाना एग्जाम्पल हो गई।
रीडिस्ट्रीब्यूट करना गवर्नमेंट के लिए इनकम बहुत आसान है। क्यों आसान है? गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकती है इनकम थ्रू प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, अमीरों से लेगी, ठीक है, इनकम के ऊपर लगाया जाता है प्रोग्रेसिव टैक्स, ठीक है, और दे देगी गरीबों को, सब्सिडी नहीं, ट्रांसफर पेमेंट्स। तो अब आगे ना आगे की कहानी पे मैं उस वक्त कह रहा था पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं फिर पॉइंट्स पे आते हैं। अब पॉइंट्स पे आए, ट्रांसफर पेमेंट्स। मैं उस वक्त कह रहा था कि पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्सेस हो गए, ट्रांसफर पेमेंट्स हो गई, डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, तो उससे भी इनकम बचती है। क्योंकि देखे ना, आटा नहीं लेना पड़ा, चीनी नहीं लेनी पड़ी, चावल नहीं लेने पड़े गरीब आदमी को, तो गरीब आदमी का सीन ऑन हो गया, ही कैन स्पेंड इट ऑन अदर थिंग्स एंड इनकम बच जाएगी। हाँ, पी मैक्स भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, पी मैक्स भी आ सकता है। ले जी, क्या चक्कर है? एसी चलता है, लाइट नहीं है भाईजान, आप पाकिस्तान में, यूएसए में बैठे। रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, इन्हीं पॉलिसीज को क्रिटिसाइज ना कर दें थोड़ा बहुत, ठीक है। प्रोग्रेसिव टैक्सेस दे नहीं रहे, अगर ऑलरेडी हाई है तो प्रोग्रेसिव टैक्सेस का कोई फायदा नहीं है। प्रोग्रेसिव टैक्सेस सेविंग्स को भी कम करते हैं और वर्क इंसेंटिव को भी कम करते हैं, वर्क इंसेंटिव भी कम करते हैं। ट्रांसफर पेमेंट जरूरी नहीं है कि वो यूज करें, हो सकता है वो खा जाएं, वो बेच दें चीजें, और प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर दें। बेशक जिस तरह कोविड वैक्सीन फ्री थी, पढ़े लिखों ने नहीं लगाई, तो इस तरह भी तो हो सकता है। तो इनकम रीडिस्ट्रीब्यूट ना हो, वेल्थ को किस तरह रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता सर लैंड रिफॉर्म। है? क्या बात कर दी है, इनहेरिटेंस टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स। इनहेरिटेंस टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स सिलेबस में है भाई, इसको जरा, हाँ हाँ, डायरेक्ट टैक्सेस की टाइप्स है ना भाई ये। अक्सर वो दरअसल हमारा भी कसूर है, हम जरा स्किप कर जाते हैं, लेकिन ये तो वैसी कॉमन सी चीज है दोनों, इतना कोई वो नहीं है। इनहेरिटेंस टैक्स क्या होता है? इनहेरिटेंस क्या होती है? आपके दादा जो आपके लिए प्रॉपर्टी छोड़ गए हैं, जब वो आपको मिलेगी, तो आपको अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जब मिलेगी, ये होता है ना, और मुफ्त थोड़ी होता है। दादा आपके अरबों रुपए की प्रॉपर्टी छोड़ गए हैं, तो वो जब आपको मिलेगी, जब आपको ट्रांसफर होगी, तो उसमें से हुकूमत को देना है ना। उन्होंने 10 रुपए की प्लॉट लिया हुआ था, 10,000 का, आज वो 4 अरब का है, तो आप हुकूमत को कुछ नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे जी? नहीं। फिर आता है कैपिटल गेन टैक्स। आपने एक प्लॉट लिया 2 करोड़ का, जब वो बेचा तो वो हो गया 50 करोड़ का, तो आपने अब उस पे जो कैपिटल गेन मिला है उस पे भी आपने टैक्स देना है। चलो जो भी है, इनहेरिटेंस टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, और वेल्थ को कैसे कर सकते हैं? वेल्थ के लिए क्या पॉलिसी है? वेल्थ 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 के लिए शेयर्स पे तो इनकम आती है ना, शेयर्स की वो इनकम है। शेयर कैपिटल गेन टैक्स शेयर्स पे भी लगता है, शेयर्स की वैल्यू पे भी जब बेचा जाए। फिर क्रिटिक हो जाए इसकी, क्रिटिक हो जाए, ये सिर्फ तब किया जाता है जब बेचा जाए। ये सिर्फ तब किया जाता है व्हेन, ओनली व्हेन सोल्ड। तो वो बेच ही नहीं रहा और अमीर होता जा रहा है, अरबपति बनता जा रहा है। फिर दूसरा मसला, ये लॉन्ग टर्म है, ये आराम आराम से वेल्थ होती है, इसीलिए रीडिस्ट्रीब्यूट करने में फेल हो जाती है, ठीक है। गरीब वेल्थ नहीं कंट्रोल जी। जब आप बेचते हैं, आपको ट्रांसफर होती है, कोई प्रॉपर्टी है ना, शेयर्स हैं, प्रॉपर्टी, आपको ट्रांसफर होगी ना, आप गवर्नमेंट ले लेती है और फिर ट्रांसफर पेमेंट, और वही चीज गवर्नमेंट ने ले लिया और फिर गरीबों को बांटती है। तो वी गेट, लॉन्ग टर्म है, फिर इन्फ्लेशन करने नहीं देती, सेविंग्स नहीं है, सेविंग्स कम होती हैं, जिसकी वजह से लोग वेल्थ बिल्डअप नहीं कर पाते। सेव करेंगे तो पैसे वेल्थ बिल्डअप करेंगे ना। आई बात समझ में? इज दिस क्लियर? एंड सर देन वी इसमें गो टू वैल्यूज। सर इसमें लैंड रिफॉर्म्स आएंगे जिसमें यू कैन लैंड ओनली रिफॉर्म्स, ओन। क्या बात कर दी यार, क्या बात कर दी, क्या बात कर दी मीर वैस। लैंड रिफॉर्म्स, कैपिटल फ्लाइट भी हो जाती है, लोग लेके चले जाते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कैपिटल फ्लाइट लिखें जी। लोग सारा पैसा बेच के वो रख लेते हैं किधर? प्रॉपर्टी बना लेते हैं स्विट्जरलैंड में, मोनाको में, और क्या है, पनामा में। ये इसको दरवाजे को बंद कर देंगे। यार आपको शोर आ रहा है ना भाई।
आए जी। और फिर एवेल्युएट करेंगे कि यस डिस्ट्रीब्यूट इनकम रिडिस्ट्रीब्यूट करना आसान है, बल्कि ये जो पॉइंट्स है ना लॉन्ग टर्म और ये सेविंग्स वाला और इन्फ्लेशन वाला, ये मैं इवेल्युएशन के लिए रखूंगा कि एक तो इन्फ्लेशन नहीं होने देती, दूसरा ये टैक्सेस सिर्फ जब सो बेचा जाता है तब रियलाइज होते हैं। ठीक है, सेविंग्स क्योंकि कम होती हैं इसलिए रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकते। देखते हैं, हो सकता है अंडा आ जाए, सब गलत हो। अब क्या करें, इससे बेहतर है सीधे आप 2-3 क्वेश्चन से थॉट्स बना सकते हैं, फिर बाद में इनसे चेक करें। देख लेता हूँ। नहीं। नहीं नहीं, वेल्थी का ग्रिप पॉलिटिक्स को ना लाया करो यार। नॉट अ गुड आइडिया टू ब्रिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स, एनी सॉर्ट ऑफ पॉलिटिक्स इन। ठीक है, चलें जी, देखते हैं फेल ही ना हो जाए सारे। Governments can change the level of direct taxation, transfer payments, bullseye hit हो गया, such as benefits or subsidies, allowing income distribution through existing fiscal systems. Income is received regularly and recorded through wages or salaries, making it easier for government to measure and adjust policies. थोड़ी ये भी बताना था कि क्यों जल्दी हो जाता है। However, मसला क्या है इनकम में? रीडिस्ट्रीब्यूटिव टैक्स पॉलिसीज बाय अवॉइडिंग, और टैक्स इवेजन हो जाती है, ये हम लिख लेते हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन, इंक्रीजिंग टैक्सेस डिस्करेज वर्क इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स भी कम हो जाती हैं, एक लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ, रेवेन्यू कम हो जाता है। बेहतरीन हो गया जी। वेल्थ कैन बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी टैक्सेस, बेहतरीन, which directly target accumulated assets rather than annual income. Governments can promote asset ownership among lower income groups through housing schemes, education access or small business grants. ये हमने नहीं सोचा। लैंड रिफॉर्म्स हमने सोचा था, और लैंड रिफॉर्म्स बड़ा अच्छा वो इसका है। हाउसिंग स्कीम्स नहीं, गरीबों को घर दे दो डायरेक्टली, सीन ऑन है उनका। एजुकेशन से भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, एसेट्स वैल्यू, वो दूसरा तो फिर हर चीज, अब फिर अमीरों के लिए भी तो हो जाएंगे, खाली गरीबों के ही घर डी वैल्यू होने, अमीरों के नहीं होने। वो अच्छा पॉइंट नहीं है, नेगेटिव। वेल्थ इज ऑफन डिफिकल्ट टू मेजर, ये हुई बात है, वेल्थ मेजर करना डिफिकल्ट है। नहीं, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट बिजनेसेस, ऑफशोर अकाउंट्स, ये हमने जिक्र किया। मेकिंग टैक्सेशन कॉम्प्लेक्स, wealthy individuals often have political influence। क्या बात है भाई, फिर भी नहीं लानी, आप हर जगह ले आते हैं ना, एग्जांपल्स देते हैं। ठीक है, political influence, legal means to resist or reduce the impact of wealth taxes limiting the government। इवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं लिखा होगा एज यूजुअल, बोथ साइड्स और वन साइड आंसर इज। ये सवाल चूज कर लें, क्या मसला है। अब आप कर सकते हैं। अब अगर ये आ गया वेल्थ और इनकम का, अब एटलीस्ट हमें पता है कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, और मैं भी जो अब पॉलिसीज लिखता हूं ना, तो मैं इनकम की लहदा लिखवाऊंगा और वेल्थ की लहदा लिखवाऊंगा, तो मेरे लिए भी ये लर्निंग। क्या ख्याल है अगले सेशन में जो बच्चे आएंगे उनको? नहीं नहीं, अल्लाह ना करे आप भी उधर कैसा। हाँ जी, कोई और फरमाइशी प्रोग्राम है क्या? सर इससे ऊपर वाला। इससे ऊपर वाला लें जी, इससे ऊपर वाला क्या है? जीनी कोफिशिएंट इतना था और इतना हो गया, तो इनकम डिस्पैरिटी। नहीं सर ये नहीं, ये नहीं, ये तो बहुत इजी है। ये कौन सा? जिंजर वाला। 2 पार्ट बी। टू का पार्ट बी, असेस द बेस। किसको असेस करना, किसके पॉजिटिव नेगेटिव बताना, तरीके क्या हैं प्रोड्यूसर के पास। रूट जिंजर जो भी है माइट बी एबल टू, रूट जिंजर है क्या, तो वो भी, वो होता है ना, रूट जिंजर फ्रॉम नाइजीरिया, बेस्ट बिगेस्ट प्रोड्यूसर मार्केट। रूट जिंजर वो होता है ना, बियर टाइप चीज नहीं होती रूट जिंजर, रूट बियर, वो रूट बियर होती है। रूट जिंजर कोई वो तो नहीं है। मैं पूछना चाह रहा हूँ एग्रीकल्चर तो नहीं है, एग्रीकल्चरल चीज। ये वैसे इनको बताना चाहिए था कि रूट जिंजर होती है। इफ इट इज एग्रीकल्चरल फिर तो हम काफी कुछ लिख सकते हैं। हाँ, बहुत गंदा पेपर। क्या होती है रूट जिंजर? वो रूट बियर होती है भाई, जो तुम, रूट जिंजर एग्रीकल्चरल चीज होती है भाई। ऑफ रूट जिंजर माइट बी एबल टू स्टेबलाइज देयर इनकम। इनकम, फार्मर की इनकम को क्या चीज स्टेबलाइज करती है? सीधी सी बात है, असेस दोज बेस। दो बहुत है, तीन भी हो सकते हैं। पहला जी, बफर स्टॉक्स,
पढ़ाया है। बफर स्टॉक्स और स्टोरेज को एक ही में डालें। बफर स्टॉक्स और स्टोरेज हो गया, ये इनकम को स्टेबलाइज करेगा। पीक पीक सीजन में ले लें, सरप्लस में स्टोर कर लें, और शॉर्टेज में ऑफ सीजन में बेच दें। वेज इन विच प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट नहीं है, वेज इन विच, ये जो बफर स्टॉक्स में कह रहा हूं ये आपने प्रोड्यूसर्स पे लिंक रखना है कि प्रोड्यूसर क्या करना है, और इसका क्या होगा, बफर स्टॉक का ऑपरेशन हो जाएगा उसी वक्त, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स। ठीक हो गया, वो हमें पता है, वो आप हैंडल कर लेंगे, बफर स्टॉक के पॉजिटिव नेगेटिव हमने किए हैं। अगला एक और, ये एक पॉलिसी हुई है अभी, गवर्नमेंट नहीं है ना, फार्मर्स ट्रेनिंग करवा लें, लेबर की ट्रेनिंग करा लें, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी ना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स कर लें। नहीं अगर नहीं, जो दिस इज यस प्रोड्यूसर्स राम। अपनी डिमांड को इनलास्टिक करने के लिए पॉलिसीज यूज करें जिससे डिमांड को इन्फ्लेशन इनलास्टिक कर लें ताकि प्राइस बढ़ा सकें। सर अगर टेक्नोलॉजी यूज कर लें, अगर मतलब ये एग्रीकल्चरल हुआ तो मतलब ऑल वेदर हर सीजन में यार इसको। हाँ, ये ज्यादा ट्रेनिंग से बेहतर है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, ताकि नए नए तरीके आए जिससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और जिससे ऑल ईयर राउंड वो बना भी सकेंगे, उससे इनकम्स भी बेहतर होगी। और ये दो, तीसरा भी ले सकते हैं, वो भी चल जाएगा, स्किल्स ट्रेनिंग और स्किल्स भी चले, उससे भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी इनकी। फिर हर किसी को आपने फायदे नुकसान टू ईच, अगर आप तीन चीजें बता रहे हैं, टू टू बेनिफिट्स टू नेगेटिव्स, टू बेनिफिट्स टू नेगेटिव्स, ठीक है। सर ये नेगेटिव्स तो आसान है, ये पॉजिटिव्स आसान है, नेगेटिव्स थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। नेगेटिव एक्सप्लेन कर देते हैं, हमने बोला क्या, किधर गया वो, बफर स्टॉक्स हो जाएंगे, बफर स्टॉक्स को समझाएंगे, बोलेंगे पी कार पे लें, उसमें लें और उसमें बेचें, ठीक है, कर लेंगे पॉजिटिव हैंडल, ठीक है। इतना गन मच गया वीडियो पे। अच्छा एनीवेज, नेगेटिव्स क्या लिखेंगे, नेगेटिव्स बताएं जी, बफर स्टॉक के नेगेटिव्स क्या है, स्टोरेज के नेगेटिव्स क्या है, जाया हो जाता है, वेस्टेज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और कॉस्ट, बस बहुत है, गेम ओवर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टाइम टेकिंग, कॉस्ट, गेम ओवर। ट्रेनिंग, वो इंप्लीमेंट ना हो, बंदे छोड़ के चले जाएं, वर्कर्स कैन लीव, उसमें भी कॉस्ट है, कॉस्ट तीनों में आ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, वो है, उसका है तो है, कॉस्ट जब है उसका मसला तो वो है। R&D भी इफेक्टिव नहीं है, R&D आपने कर दी, वो चेंज होगी टेक्नोलॉजी और इतनी इफेक्टिव नहीं है, ठीक है, टाइम लगेगा, टाइम पार्ट भी है एक इशू। आए जी, देखते हैं ये क्या बकवास है, मिनिमम प्राइसेस और सबसे, नहीं होना ही नहीं चाहिए। खबर, ये बहुत डिस्कस हुआ है, ये पेपर बहुत डिस्कस हुए, मुझे याद आ गया हमारे टीचर्स के ग्रुप में, और ये वो क्वेश्चन है इन विच प्रोड्यूसर्स, जब उसने प्रोड्यूसर्स कहा है, इसका आर्ग्यूमेंट जो तीन एग्जामिनर्स हैं हमारे ग्रुप में, वो ये देते हैं कि मार्क स्कीम्स अपडेट होती है। वो कहते हैं कि मार्क स्कीम, इसको आप फाइनल ना समझे, ये अपडेट होती है, जैसे कल वाला जो हमने क्वेश्चन किया उस पर कल इतनी बहस हुई है, नेचुरली मैं यहां से निकला हूं तो बहस शुरू हो गई। वो भी ये कह रहे थे, कल हम क्या कर रहे थे, किस चीज पे बेस्ट हमने क्वेश्चन किया है जी, आपने नहीं ना दी, कल हमने कोई उसके अंदर सर वो था, कंपैरेटिव एडवांटेज। एब्सोल्यूट और कंपैरेटिव एडवांटेज के जो नहीं थे रीजंस, ठीक है, उन रीजंस पे, उन अजम्पशंस के ऊपर, वो जो मैक्रो की अजम्पशंस थी, वो भी उस पे ये कह रहे थे कि ये नहीं हो सकता। इसी तरह व्हेन इट इज सेइंग, अच्छा यहां भी पढ़ें, टू वेज इन विच प्रोड्यूसर्स और रूट जिंजर माइट बी ऑफ, प्रोड्यूसर्स ऑफ, इससे पता चलता है कि ये खुद ऑफ है, ठीक है, might stabilize their income, for example using their land for other purposes, diversifying benefit from government। अच्छा, ये देखें, benefiting from government interventions, और फिर वो these interventions में include, वो इंटरवेंशंस, ये वो एक, मुझे एक वो याद आ गया, सुने, एक बच्चे को वो याद करवाते हैं कि माय फ्रेंड पे ना रटा लगा के चला जाता है वो बच्चा, ऐसे कल ऐसे का पेपर होता है, और आ जाता है माय ट्रिप,
कि आप अपने बेस्ट ट्रिप को एक्सप्लेन करें। तो उसने तो रट्टा लगाया होता है माय फ्रेंड पे, तो वो क्या करता है, वो कहता है आई वेंट ऑन अ ट्रिप एंड ऑन द प्लेन आई मेट माय बेस्ट फ्रेंड, फिर आगे माय बेस्ट फ्रेंड। सब तो ये वो चक्कर है कि उन्होंने ये बता के कि दे कैन बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट इंटरवेंशंस, और फिर गवर्नमेंट इंटरवेंशन के ऊपर वो शुरू हो गया। Assessment of both perspective must be in the context of stabilized income and not a general explanation of range of policies। ठीक है, मान लिया। Response that fails to do is unlikely to achieve mid level। फजूल है यार, ये गोरा भी फारेगा। हाँ, मैं फेल हो गया, आप पास हो गए। प्रोविजन ऑफ फाइनल, वो तो वही चीजें समझ आई बात की। बहरहाल जब वो प्रोड्यूसर्स कह रहे हैं तो ये होना नहीं चाहिए। बहुत क्लियर। हाँ जी, ऊपर इससे क्या है भाई, ये तो दुनिया का सब, ये क्लास 2 के बच्चे को दे दूंगा। एक्सप्लेन हाउ मार्केट फॉर रूट जिंजर इन नाइजीरिया इज लाइकली टू चेंज। हुआ क्या है, बिगेस्ट प्रोड्यूसर, सप्लाई गिर गई है, सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दो। मार्केट डिमांड वाज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय, और डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट कर दो, तो क्या होगा। कंसिडर हाउ सर्टेन यू आर ऑफ द न्यू मार्केट। ये अच्छा सवाल है। रिमेंबर वो हम करते थे एमसीक्यूज के अंदर, क्या क्या कहते थे, अनसर्टेन अबाउट प्राइस या अनसर्टेन अबाउट क्वांटिटी, जब डबल शिफ्ट आते थे। ये वो चक्कर है। वो कहता है सप्लाई कम हो गई, कर दो सप्लाई कम, ये ले। नहीं, एक ही में करें ना, फिर ही मजा आएगा। ये आ गया, फिर क्या हुआ, डिमांड और बढ़ गई। तो वी आर 100% सर्टन दैट द प्राइस विल इंक्रीज। कितना इंक्रीज करेगी वो किस पे डिपेंड करेगा, पीएस पे, पीडी पे भी डिपेंड कर सकता है, पीडी पे भी डिपेंड कर सकता है, पीएस पे भी डिपेंड कर सकता है, लेकिन वी आर अनसर्टेन अबाउट क्वांटिटी। ठीक है, वी आर अनसर्टेन अबाउट क्वांटिटी। root ginger analysis increase, demand will shift to the right, supply will shift to the left। ये ठीक हो गया। ये दो डायग्राम्स पे भी दिखा सकते हैं। increase in root ginger, reason explained। relevance of PED, relative size of both, sizes of both shift, PED and PES दोनों चलेंगे, क्योंकि जब डिमांड में शिफ्ट आ रहा है तो रेलेवेंट क्या होगी, PES। जब सप्लाई में शिफ्ट आ रहा है रेलेवेंट क्या होगी, PED। ऑपोजिट है ना, कल ये समझा था, कल तुम थे। मैंने मैसेज किया था, आपने रिप्लाई दे दिया। मैं मैसेज जब देखूं या क्लासें लूं, उस वक्त मैं A2 ले रहा था। ये देखो, अब ये दो डिमांड कर्व, समझ गए, ये इलास्टिक है, ये इन इलास्टिक है। सप्लाई को क्या करूं, बढ़ा दूं गिरा दूं, बढ़ा दूं। अब दोनों में प्राइस को क्या हुआ है, गिर रही है। अगर इलास्टिक है डिमांड तो ज्यादा कम गिर रही है, इन इलास्टिक में तो ये सप्लाई में शिफ्ट आ रहा है, तो पीडी के ऊपर डिपेंड करेगा प्राइस में कितना और क्वांटिटी में कितना चेंज है। ठीक है Ramin, this is AS, I told you, this is AS। A2 में तो 20 मार्कर्स होते हैं, this is AS। हाँ, A2 को गोली मारो, AS पढ़ो पहले, A2 के सवाल पूछ कर। हाँ जी, और कोई मसला मसाइल बताएं भी, कोई मुश्किल चीज बताएं, वरना मैं फिर कर रहा हूं। हमने एक्सचेंज रेट का कोई ढूंढना था यार, सवाल है ना। आ जाए फिर, किधर मैंने खोला हुआ कहीं ये। और है किसी की कोई फरमाइश, क्या बफर स्टॉक पढ़ाने वाली कोई फरमाइश नहीं। बफर स्टॉक झूठ बोल, मैं फिर मेरी बात पे तुमने यकीन किया। इधर से पढ़ो, टर्म्स ऑफ ट्रेड बताएं बताएं, जो दिल करता करेंगे। चलें ठीक है, ये भी ठीक है, अभी लिखे, ये तो बेस्ट है। एट मार्कर भी अच्छे हैं, 12 मार्कर भी अच्छे हैं। करें कोई डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन का। टर्म्स ऑफ ट्रेड एक था, टर्म्स ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ ट्रेड में से अच्छा कौन सा है, लोग उसमें बड़ा कंफ्यूज हो रहे थे। ज्यादा बड़ा मसला कौन सा है, किधर गया।
ये तो नहीं ना लिखना दोनों एक जैसे। ये नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये सिर्फ टर्म्स ऑफ ट्रेड है ना। ये है वो, ये इसका पार्ट है, दिस वन। हाँ जी। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। बहुत आसान। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है? प्राइसेस का रेशो पूरा बताना है। इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसेस डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइसेस इनटू 100। फॉर्मूला भी देना है और समझाना है ये प्राइसेस का रेशो है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं है। बैलेंस ऑफ ट्रेड जबकि एक्सपोर्ट की वैल्यू या एक्सपोर्ट वैल्यू बोलेंगे या रेवेन्यू बोलेंगे, माइनस इंपोर्ट की वैल्यू या एक्सपेंडिचर बोलेंगे। ठीक हो गया? चलें, 3 नंबर आ जाने चाहिए। कंसिडर वेदर एन इकोनॉमी शुड बी मोर कंसर्न अबाउट इट्स टर्म्स ऑफ ट्रेड रादर देन इट्स बैलेंस ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, इंक्रीज डिक्रीज नहीं बोला उसने। तो जल्दी हम एग्जांपल्स में इंक्रीज भी बता सकते हैं, डिक्रीज भी। टर्म्स ऑफ ट्रेड एक्सपोर्ट प्राइसेस हैं, जब प्राइसेस ऊपर नीचे होती हैं। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं कि एक्सपोर्ट प्राइसेस बढ़ गई, इंपोर्ट प्राइसेस गिर गई, तो ये क्या करती हैं? या आपके बैलेंस ऑफ ट्रेड को भी इफेक्ट करती हैं, जो कि आपके एडी को भी इफेक्ट करता है। ठीक है, इंपोर्ट प्राइसेस डायरेक्टली इन्फ्लेशन को इफेक्ट करती हैं थ्रू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक हो गया? ये हो गया टर्म्स ऑफ ट्रेड की रेलेवेंस। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर खराब होता है लेट सपोज, तो उसके लिए क्या होगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड खराब होगा, एक तो आपकी करेंसी के ऊपर इंपैक्ट आता है, दूसरा एडी पे ये भी इंपैक्ट करता है, इन्फ्लेशन डिमांड पुल इन्फ्लेशन पे ये इंपैक्ट करता है, कॉस्ट पुश पे नहीं, ये डिमांड पुल पे करता है। इधर याद रखना है, ये कॉस्ट पुश पे कर रहा है, ये डिमांड पुल पे कर रहा है, और क्या है? व्हाट एल्स? सर आपने ये टर्म्स ऑफ ट्रेड के जो पॉइंट्स बताए ये दोनों क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं, लेकिन हम अगर एक्सपोर्ट के प्राइसेस बहुत कम है उससे हम डायरेक्टली जज कर सकते हैं कि वेदर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स इन एग्जिस्ट इन एन इकोनॉमी और नॉट। कॉजेस तो पे नहीं सर ना जाना, प्रॉब्लम्स आगे बताना है, एक्सपोर्ट प्राइस के पीछे नहीं जाना कि क्यों है। सर एक्सपोर्ट तो वो प्राइस बढ़ प्रॉब्लम गई। भी होगी ना, अगर एक्सपोर्ट की प्राइसेस कम है तो उससे ये हम इंडिकेशन है कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम एग्जिस्ट, या कंट्री जो बहुत चीप प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रही है और बहुत अवेलेबल प्रोडक्ट्स इंपोर्ट ठीक है, इंपोर्ट कर समझ रही है, तो गया। उसकी वजह से तुम ये कह रहे हो अ, क्योंकि एक्सपोर्ट प्राइसेस कम है, इसका मतलब है कंट्री चीप प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रही है, तो उसके लिए ये कंसर्न है। ठीक है, ये भी वैलिड है, इतना वैलिड नहीं है, लेकिन मैं, मेरा ये लिंक था, मेरा लिंक समझो। एक्सपोर्ट प्राइसेस कम है तो फिर एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी, फिर वो एडी होगा। लेकिन सर वो तो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, अगर वो एक्सपोर्ट वैल्यूएशन प्राइसेस बनेगी। ज्यादा। ओके। हाँ, तुम ये भी कह सकते हो, ये भी ठीक है, वैलिड लग रहा है ये भी, कि एक्सपोर्ट प्राइसेस गिरेंगे। अब देखते हैं ना मार्क स्कीम क्या कहती है, एक तो हम कहते हैं, फिर एक मार्क स्कीम अलग चीज कहती है। ठीक है, आ जाइए। इवैल्यूएशन में ये लिखेंगे मोर कंसर्न। मोर कंसर्न किसका होना चाहिए? डिपेंड्स ऑन व्हाट? डिपेंड्स ऑन प्राइसेस बढ़ रही हैं या गिर रही हैं, प्राइसेस में कितना चेंज आ रहा है टर्म्स ऑफ ट्रेड के चक्कर में, बैलेंस ऑफ ट्रेड में कि डेफिसिट है, सरप्लस है, और उसका कॉज क्या है? स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की वजह से है या फिर साइक्लिकल मसला? ठीक है, और हाउ ओपन दी, ओपन तो खैर दोनों पे अप्लाई करेगी। ठीक है, ओपन दोनों पे अप्लाई करेगा। हाँ, मतलब आपको मोर कंसर्न तो बताना पड़ेगा ना, कंक्लूजन तो एक देना पड़ेगा, कर नहीं सकते, करना है एक साइड चूज। यही है न्यूमेरिकल मेजर रिलेशनशिप रेशो बिटवीन, ये 1 नंबर फॉर्मूले का ये आ गया। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर है। ठीक है, terms of trade and the balance. Example 2 marks for analysis of the effects of changes to the terms of trade. Example relative changes in competitiveness, increase cost push inflation. नहीं नहीं, वो यही बातें जो मैं बता रहा था मीर भाई, तो तुम जरा ज्यादा सोच रहे हो, कम सोचो। ओके समझ नहीं, सर। वही मसले है ना। वो कह रहे टर्म्स ऑफ ट्रेड जो भी ऊपर नीचे होता है तो क्या फर्क पड़ता है, उससे होगा क्या?
आगे जाना है आप, फिर थोड़ा सा ना एनालिसिस ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस टू द बैलेंस ऑफ ट्रेड, डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट लेवल्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन, चीजें वही हैं जो, बस ये डिमांड पुल है, कॉस्ट पुश है। कंसिडर द इंपॉर्टेंस ऑफ बोथ, तो ज्यादा बड़ा मसला कौन सा है जो एक इकोनॉमी को कंसर्न है। हाँ जी, और कोई सवाल, किसी को कोई तंग कर रहा है? कल फिर हम एक्सचेंज रेट का लिखते हैं कोई क्वेश्चन, ठीक है? और पूछें, कुछ है? प्रोटेक्शनिज्म का हो गया जी सवाल, अभी नहीं, कभी ना कभी, कल प्रोटेक्शनिज्म का हो जाए। हमने प्रोटेक्शनिज्म का लिखा नहीं, किसी को उसको लिखवाया है। हाँ, क्या करें? ये प्रोटेक्शनिज्म का, ये प्रोटेक्शनिज्म का तो खैर नहीं था, एब्सोल्यूट कंपैरेटिव एडवांटेज वाला। टैरिफ, इंपोर्ट कोटा, ये कर सकते हैं, हाँ ये कर सकते हैं, इसका पार्ट ए। कल कोई पार्ट ए करते हैं, ये भी आर्ग्यूमेंट, ये तो बहुत ही आसान है, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट और आर्ग्यूमेंट्स, ये आ जाए, ये तो पक्के नंबर है। ये देखें, एक और आया, difference between principles of absolute and comparative. Consider whether the principle of comparative advantage is always more important influence when each country is deciding whether to trade with each other. Comparative advantage ज्यादा important है, and always the more important influence. उसके अलावा 400 और चीजें भी तो हैं, वही इसकी क्रिटिक्स, लिमिटेशंस कोई बेसिकली इसकी दूसरी साइड है, ये सिर्फ ये नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, एक्सचेंज रेट है, ये सारी चीजें। Policy of protectionism for developing economy that wishes to trade internationally. चलें जी, कल करेंगे फिर हम क्या, एक्सचेंज रेट, और ये क्या रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रही? नहीं हो रही है, ओके जी।